ठीक है दोस्तों, आज हम करेंगे अपनी अगली एडजस्टमेंट को। इट इज कॉल्ड इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। पहले तो आप समझ लीजिए कि इम्प्लाइड एडजस्टमेंट होती क्या है। अभी तक आपने जो फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट चैप्टर में देखा ना, उसमें आपने देखा कि आपको जो भी एडजस्टमेंट मिलती थी, जैसे डेप्रिसिएशन की मिलती थी, आउटस्टैंडिंग की मिलती थी, प्रीपेड की मिलती थी, एक्रूड की मिलती थी, तो जो आपका ट्रायल बैलेंस बना होता था ना, उसके अलग से ऐसे साइड में एडजस्टमेंट लिखी होती थी और आप उसको अप्लाई करते थे जो भी आपका क्वेश्चन होता था, जो भी आपका आंसर होता था। कुछ एडजस्टमेंट ऐसी होती हैं जो आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन होती है और वो आपको अलग से राइट ऑफ नहीं लिखी होती, मतलब अलग से नहीं लिखी होती, आपको उसको समझना पड़ेगा कि वो एडजस्टमेंट किस तरीके से होगी। उसे इम्प्लाइड एडजस्टमेंट कहते हैं। जरा देखिए क्या होती है। बेसिकली देयर आर सिचुएशन वेयर एडजस्टमेंट आर मे हैव टू बी मेड ऑल्दो दे आर नॉट गिवन इन एडजस्टमेंट। मतलब ऐसी एडजस्टमेंट जो आपके पास है तो सही, लेकिन आपको अलग से एडजस्टमेंट में नहीं दे रखी, वो एडजस्टमेंट कौन सी होती है? इम्प्लाइड एडजस्टमेंट होती है। ठीक है, मतलब वो एडजस्टमेंट जो आपको अलग से नहीं दे रखी, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ही वो आपको एक ऐसी सिचुएशन दे रखी होंगी कि उसके अंदर मर्ज होंगी और आपको उसमें से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये क्या एडजस्टमेंट है और इसको किस तरीके से सॉल्व करा जाएगा। जरा देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। जैसे यहाँ पे आपको ना ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, हम शॉर्ट एग्जांपल लेंगे और आपको समझाते रहेंगे, पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन नहीं करते ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ पे आपको देखिए, ये ट्रायल बैलेंस है, आपको हम सिर्फ आपको एक एक आइटम करके समझा रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ पे आपको कह रखा है 10% लोन टू निखिल। ठीक है, क्या लिखा है? 10% लोन टू अखिल, कि हमने है ना अखिल को लोन दिया कितने रुपए का? 6 लाख रुपए का, और उस पर हम उससे इंटरेस्ट कितना ले रहे हैं? 10%। ये लिखा हुआ है। अब आप देखिए कि हमने लोन कब दिया है? 1 अगस्त को। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैंने पहले भी पूछा है, दोबारा पूछता हूं, लोन लाइबिलिटी है या एसेट्स है? कौन जवाब देगा इसका? बताओ। हाँ जी, लाइबिलिटी। हाँ जी, लाइबिलिटी एसेट्स दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखो, लोन अगर क्रेडिट होता तो लाइबिलिटी होता, लेकिन यहाँ पे तो लोन का अमाउंट किस में दे रखा है? डेबिट में। आप हमेशा ध्यान रखिए, लोन एसेट्स भी हो सकता है अगर हमने किसी को दिया हुआ है। अगर हमने लोन लिया है, अगर वो क्रेडिट है तो वो लाइबिलिटी होगा, लेकिन अगर हमने लोन दे रखा है तो हमारे लिए एसेट्स। तो ये 6 लाख रुपए हमारी एसेट्स है। अब ये क्या कह रहा है? इसकी है ना, अब इसमें सिर्फ ये लिखा है, अलग से कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी। अब आपके इसको कैलकुलेशन करनी है। बेसिकली तो क्या है, ये लोन आपके लिए एसेट्स है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे लोन डेबिट, और ऐसे भी लिख सकते हो अखिल, हमने अखिल को दिया था, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको आप इधर भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। 6 लाख रुपए आपने इनर कॉलम में लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? लोन कब दिया हमने? 1 अगस्त को। तो इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब हमारे को कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इंटरेस्ट की। देखिए 6 लाख रुपए हमने दिया, इंटरेस्ट रेट कितना था? 10%। अब हमने दिया कब? अगस्त को। अब अगस्त से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो इंटू 8/12। हाँ जी, कितना होगा? ये होगा 40,000। कितना हो जाएगा? अब ये इंटरेस्ट जो कि हमारे को मिल रहा है या मिलेगा, सॉरी हमारे को मिलेगा, तो ये इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अब जो भी इनडायरेक्ट इनकम होती है वो हमारी P&L की क्रेडिट साइड में आती है, और उस पर गोल्डन रूल भी देख लो, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा, वैसे क्रेडिट में हो गया तो अपने आप पता चल गया इनकम है, लेकिन समझने और समझाने के लिए आप यहाँ पे रिसीव्ड भी लिख सकते हो। यहाँ पे आपने इसे 40,000 लिख दिया, और प्लस यहाँ पे क्या कर दोगे? ऐड इंटरेस्ट कितने रुपए? 40,000। ठीक है, आप इसे चाहे अलग से दिखा दो, इसी में ऐड कर दो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 6,40,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है, इसको आप इसकी जगह ना ऐसे भी दिखा सकते हो कि लोन का अमाउंट तो 6 लाख रुपए, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, कितना है? 6 लाख रुपए। ठीक है, ऐसे ऐसे कर लो। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट मिलना था लेकिन अभी मिला नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया? बोलो, एक्रूड इंटरेस्ट। क्या हो गया? क्या हो गया? इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हो, और यहाँ पे क्या लिख दोगे? 40,000। समझ में आया? कोई डाउट? तो आपको इस तरीके की जो एडजस्टमेंट है ना, वो ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दे रखी होगी। आपको अलग से, जैसे हम अभी तक देखते आए हैं कि एडजस्टमेंट अलग से दे रखी होती है, वो एडजस्टमेंट अलग से नहीं दे रखी होती है। मैं आपको एक और करवाता हूं। ठीक है, देखिए जो इंप्लाइड एडजस्टमेंट की पहली एडजस्टमेंट आपको सिखाई थी 6 लाख रुपीज वाली,
उसमें बेसिकली एज ए फर्म हमने लोन दे रखा था। अब मैं आपको एक और कराता हूं जिसमें हमने एज ए फर्म हमने लोन ले रखा है। देखिए सेकंड केस क्या है, हमने 8% लोन फ्रॉम योगेश, हमने लोन लिया योगेश से 8% पे, और कितने रुपए का लिया, 90,000 का। ठीक है, अब क्योंकि हमारे लिए लोन है तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी। तो हम यहां पे लिख देंगे लोन फ्रॉम योगेश, कितने रुपए, कितने बोलो, 90,000। ठीक है, अच्छा जी, अब इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। अच्छा ये भी देखो, यहाँ पे इसी से पता चल जाएगा, जो डेट दे रखी है ना 1 नवंबर 1 जनवरी की, हमारे को क्या करना है, बेसिकली हमारी इंप्लाइड एडजस्टमेंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 90,000 8/100 और इंटू बताओ नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च इंटू 5/12। जब इनको करेंगे तो ये बैठेगा 3,000 रुपीज। ठीक है, अब ये 3,000 इंटरेस्ट था जो हमें पेड करना था, लेकिन हमने अभी तक पेड नहीं करा इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये कहां पे आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, कितने रुपए, क्योंकि अभी हमने पेड नहीं करा तो ये कहां पे आ जाएगा साथ में, क्लियर है, कोई डाउट है तो बताओ, पक्का। तो इस तरीके से हमारी जो इंप्लाइड एडजस्टमेंट है ना वो हमारी कवर होती है। बस आपको दिमाग में क्या रखना है, देखिए मैं पहले भी एक जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें एक बात मैंने खास बोली थी, इस चैप्टर के अंदर फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट के अंदर जितना इंपॉर्टेंट आंसर है उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगर आपने क्वेश्चन को स्किप करा, मिस करा, ठीक से नहीं पढ़ा, ये नहीं देखा किस पे क्या एडजस्टमेंट है, और आपने ये नहीं समझ पा रहे कि इसमें इंप्लाइड एडजस्टमेंट है या नहीं है, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। आपको कोई टीचर स्टेप के नंबर दे दे, आपने 2-3 एडजस्टमेंट ठीक कर दी, उसके नंबर दे दे तो ठीक है, लेकिन आपको जो फुल फ्लैश आंसर जो बैलेंस शीट मैच होती है वो कभी नहीं हो पाएगी। इसलिए इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन भी बड़े ध्यान से पढ़ना है एक बार, कि इस चैप्टर में जो आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा होगा उसमें कौन कौन सी आइटम है, उसकी कौन कौन सी एडजस्टमेंट है, आपको वर्किंग नोट बनाना चाहिए बैड डेब्ट्स के लिए, और भी जो इंप्लाइड एडजस्टमेंट है उसको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बच्चा है ना कई बार कंसीडर नहीं करता, वो कहता है ठीक है लोन दे रखा है लाइबिलिटी में डाल दो। अब वो 8% है, 9% है, 1 नवंबर को दे रखा है, 25 जनवरी को दे रखा है, वो आप कंसिडर नहीं करोगे, आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। तो जब भी इंप्लाइड एडजस्टमेंट या ये जो भी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, जरूर अच्छे से एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 2 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं, अपने डॉट जरूर लगाएं और इंप्लाइड एडजस्टमेंट को खासकर कंसिडर करें कि ये रह गई तो आंसर ऑटोमेटिकली अपने आप ही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये 2 आपने एडजस्टमेंट सीखी, तीसरी भी देखिए। अभी तक 2 एडजस्टमेंट जो इंप्लाइड एडजस्टमेंट देखी उसमें जितना भी अमाउंट था उसके अंदर ही मर्ज था, हमने कोई अलग से पेड नहीं कर रखा था। इसमें हम थोड़ा सा और ट्रिकी देखेंगे, एक बार जरा देखते हैं क्या है। इन दोनों को कंसिडर करेंगे हम, ध्यान रखना ये दोनों चीजें एक साथ है। बेसिकली देखिए हमने 12% लोन टेकन ऑन 1 जून 2022, 1 लाख रुपए का लोन लिया, जिस भी व्यक्ति से लिया हमने XYZ। ठीक है, और इसमें साथ में क्या लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेड 2500। मतलब ये दोनों एडजस्टमेंट आप साथ समझिए, ये दोनों एक ही है कि हमने 1 लाख रुपए का लोन लिया था कब, 1 जून 2022 को। ठीक है, और उसका इंटरेस्ट रेट था 12%। कितना था, 12% था, 10% था, 12% था। पहले ना हम इसका इंटरेस्ट निकालते हैं इसका। ठीक है, कैसे निकाल लेंगे, 1 लाख इंटू 12/100 और इंटू, बताइए कब लिया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी इंटू 10/, ठीक है यही आएगा ना। इसको जो हम करेंगे, इसका अमाउंट निकालेंगे, आएगा 10,000। कितना आएगा कि बेसिकली जो हमने लोन लिया उस पर हमारे को इंटरेस्ट कितना देना चाहिए था, 10,000। लेकिन ट्रायल बैलेंस क्या दे रखा है, ट्रायल बैलेंस क्या रखा है कि आपने 2500 रुपए का इंटरेस्ट ऑलरेडी पेड कर रखा है। अब जो इंटरेस्ट पेड कर रखा है ये P&L में आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, कितना 20। अब इसका मतलब हमारे को इस साल कितना इंटरेस्ट पेड करना था, बोलो 10,000। कितना करना था, हमने पेड कितना करा है 2500, इसका मतलब 7500, 7500 रुपए हमारा आउटस्टैंडिंग है। तो यहां पे हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कितना 7500। यहां पे हम 10,000 दिखा देंगे क्योंकि अभी तक हमने पेड
नहीं करा तो ये हमारी लाइबिलिटी है, तो यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना 7500, ठीक है जी। और जो आपकी लाइबिलिटी थी 12% लोन, वो तो आपका आएगा ही आएगा कितने रुपए, 1 लाख रुपए। आप अलग से भी दिखा सकते हो और ऐड करके भी दिखा सकते हो। क्लियर है, समझ में आया? ये दोनों चीजों को ध्यान रखना है। आपने स्किप कर दिया, 2500 रुपए पेड कर रखा है, आपने 10,000 रुपए डाल दिया, आपका आंसर गलत हो जाएगा। इंप्लाइड एडजस्टमेंट सबसे ज्यादा ध्यान से, बाकी चीजें ठीक है, बाकी एडजस्टमेंट दिखाई दे रही है, अलग से एडजस्टमेंट है, कोई बात नहीं। इंप्लाइड एडजस्टमेंट दिखाई नहीं दे रही, वो इसी के अंदर मर जाए, ध्यान से करना। अगर ये ध्यान नहीं रहा कि 2500 रुपए उसी चीज के पेड कर रखे हैं, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। इंप्लाइड एडजस्टमेंट की अगली एडजस्टमेंट क्या है, ये भी आपको समझना है। देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि सैलरी दे रखी है 11 महीने की 1,10,000 रुपए ट्रायल बैलेंस के अंदर। क्या दे रखी है? सैलरी दे रखी है 11 महीने की 1,10,000 रुपए। अच्छा, मैंने आपको बताया था जो P&L अकाउंट होते हैं, हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं, उसमें हम पूरे साल का खर्चा जो भी एक्चुअल होता है उसको एंट्री करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें सैलरी 11 महीने की 1,10,000 रुपए है, तो एक महीने की कितनी हो गई? 10,000 रुपए हो गई ना, 10,000 रुपए हो गए ना। अगर हम उसे पूरे साल पेड करते तो कितने पेड करते? 1,20,000 रुपए, ऐसे ही करते ना। तो हमारे को इसमें क्या दिख रहा है कि जो सैलरी इस देखो ट्रायल बैलेंस में कोई आइटम है तो इसका मतलब वो इतना पेड हुआ है। कितना पेड हुआ है? 1,10,000। जबकि काम तो मुझसे पूरे साल करवाते ना, तो उसका मतलब मुझे पेड कितना करना था? 1,20,000। इसका मतलब 10,000 रुपए सैलरी उसकी क्या रह रही है? आउटस्टैंडिंग रह रही है। तो क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे टू सैलरी कितने रुपए? 1 लाख, और प्लस कर देंगे इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए? 10,000 रुपए। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 लाख। अब क्योंकि आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए? एक बार पूछ लो, कोई डाउट हो तो। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है, सो दैट्स व्हाई इट इज शोन इन द P&L अकाउंट डेबिट साइड। और क्योंकि अभी 1 महीने की सैलरी पेड होनी बाकी रह रही है, 1 महीने की सैलरी पेड होनी बाकी रह रही है, तो वो हमारे लिए आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई। हमने उसे कहां दिखा दिया? बैलेंस शीट की। अब देखो अलग से नहीं दे रखा ना, आप समझो हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी वाला केस ट्रायल बैलेंस में पढ़ रखा है फाइनल अकाउंट में, और उसमें क्या लिखा होता था कि सैलरी यहाँ पे दे रखी है व्हाट्सोएवर 1,10,000 रुपए दे रखा है, सपोज करो, ऐसे ही समझो। लेकिन ये नहीं लिखा 11 मंथ। अलग से ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट दे रखा है 1 मंथ सैलरी 10,000 इज आउटस्टैंडिंग, या अभी हमने वो पेड, तो आप क्या करते थे? सीधा यही करते थे ट्रीटमेंट, 10,000 पेड करते थे, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी। लेकिन वो अलग से एडजस्टमेंट में दे रखी होती थी, अब यहाँ पे नहीं दे रखी, सीधा बोल रखा है सैलरी 11 महीने की 1,10,000। तो इसका मतलब ये कौन सी एडजस्टमेंट है? ये इंप्लाइड एडजस्टमेंट है, यही ध्यान रखनी है। यहीं पे ही बच्चे गड़बड़ करते हैं, चाहे 11th में हो, चाहे BCom में हो, चाहे CA में हो, कहीं पे भी हो, वो इंप्लाइड एडजस्टमेंट को कंसिडर कई बार नहीं करते। आपको वही चीजों को कंसिडर करना है जो आपको नहीं आती। जो आपको आती है वो तो आपको आती है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। आपको ऐसी चीजों पे आप देखो, जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे ना, जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, कुछ एडजस्टमेंट खटकती है आंखों में, कुछ तो एडजस्टमेंट होती है इजीली कर लेते हो, आउटस्टैंडिंग है अच्छा कर लिया, प्रीपेड है, क्लोजिंग स्टॉक है, डेप्रिसिएशन, कुछ एडजस्टमेंट खटकेगी यार, ये है ना एक बार में नहीं हो रही, ये एक बार में नहीं हो रही। उसी की प्रैक्टिस हमारे को ज्यादा करनी है। यार ये एम्प्लॉयड एडजस्टमेंट है, कई बार नहीं होती है एक बार में, हमारे को ध्यान इसी पे रखना है। हमारे को मैनेजर कमीशन की जो एडजस्टमेंट है वो हर क्वेश्चन में नहीं आती, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको दिमाग क्या रखना है? मैनेजर कमीशन पे। बच्चे भूल जाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। आप जो 5, 6, 7 एडजस्टमेंट है उस पर तो आपका फोकस रहता है, लेकिन ये जो कहते हैं ना लाइफ में बड़ी चीजें कई बार दिक्कत नहीं देती, छोटी चीजें दिक्कत दे देती है। तो हमारे को ना बड़ी आसान लगती है, हम कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ये रेगुलर एडजस्टमेंट नहीं होती। तो कई बार ना बच्चा इसको कंसिडर ठीक तरीके से नहीं करता, और आपका जो आंसर है ना यही एडजस्टमेंट खराब करती है। तो आप छोटी छोटी चीजें जो भी हैं, जो बार बार नहीं आ रही, हमें लग रहा है वो छोटी है लेकिन वो बार बार नहीं हो रही, तो हमारी कंटिन्यूटी में नहीं रहती, तो वही हमारे आंसर को गलत कर देती। तो एक एक छोटी छोटी एडजस्टमेंट देखो क्या है, एडजस्टमेंट क्या बोल रही है, वो इंप्लाइड है, किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करना है, ध्यान से उसको देना। पूरा 10 नंबर 15 नंबर का जो भी क्वेश्चन आएगा हमारा खराब नहीं होना चाहिए। और देख, एक और चीज ध्यान रखनी है, सबसे ज्यादा बच्चे जो टाइम लगाते हैं वो इस क्वेश्चन में लगाते हैं। हमें एज ए स्टूडेंट, और हम आपको इसी पे फोकस करेंगे कि आपको सबसे कम टाइम इसी आंसर पे लगाना है। मतलब आपका सबसे पहले सबसे आसान तरीके से यही आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, मतलब आपका आंसर निकलना चाहिए।
ताकि हमारा टाइम बचे। बच्चे 1-1 घंटा लगा देते हैं इसको करने में, फिर पेपर रह जाता है, कैलकुलेशन करते रहते हैं। आपको जो भी स्टेप बताएं आप उसी स्टेप से करिए। जो बात मैं बोल रहा हूं उसको बार बार ध्यान रखिए, आपका आंसर ना तो गलत होगा और आपका जो टाइम कंजप्शन है वो भी कम होगा। पेपर में एक और चीज मैटर करती है, टाइम कंजप्शन, ठीक है ना। आपका 3 घंटे का पेपर है, आपको 3 घंटे में पूरा पेपर करना है। अब क्या है, अगर आप एक एक क्वेश्चन में आधा आधा पौना पौना घंटा लगाओगे तो आप फिर कैसे करोगे सारा पेपर, ठीक है ना। तो आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसका आंसर नहीं पता होगा, आप थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करोगे। दिमाग लगाने की कोशिश तो तब करोगे ना जब टाइम होगा तुम्हारे पास। अगर जो तुम्हारे को आना चाहिए और जो तुम्हारे को आता है उसी में तुम सजाने में और उसको पूरा कैलकुलेशन वगैरह करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा दोगे तो फिर फायदा क्या है इसका आने का। तो हमारे को जब एग्जाम करते हैं तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, टाइम मैनेजमेंट, कि हमारे को अपना टाइम भी मैनेज करना चाहिए। और दूसरी चीज समझिए, अकाउंट्स और मैथ का पेपर है ना, खास आप समझिए ये पेपर है ना, बेसिकली एग्जाम जो होता है अकाउंट्स का और मैथ का, ये सबसे कम टाइम में आपके खत्म होने चाहिए। उसका कारण क्या होता है, अकाउंट्स और मैथ में कोई राम कहानी नहीं लिखी जाती, जो है वो एज इट इज है। जैसे हम मैथ के फार्मूले की बात करते हैं, a+b का होल स्क्वायर पूछा, क्या बताना है, a² + b² + 2ab, उसके अलावा कुछ नहीं बताना, कुछ नहीं लिखना। अब अकाउंट्स का पेपर है, वो पूछ रहा है परचेज की जर्नल एंट्री है, तो आपको बताना है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब वो आपको पूछ रहा है ट्रायल बैलेंस बनाना है, वो पूछ रहा है परचेज किधर आएगा, डेबिट में आएगा, सेल्स किधर आएगी, क्रेडिट में आएगी। अब कोई राम कहानी नहीं लिखनी। जैसे इंग्लिश का पेपर होता है, BST का पेपर होता है, या कोई थियोरिटिकल पेपर होता है, आप उसमें अपनी तरफ से भी है ना अपने इनपुट डाल देते हो कुछ, अच्छा यार कुछ नहीं हो रहा, चल 4 लाइन लिख दे, टीचर को पेपर बड़ा सा दिखाई देगा आंसर, तो वो नंबर दे देगी। अकाउंट्स में ऐसा कुछ नहीं होता, टीचर सिर्फ आंसर को चेक करेगा, उसके पास आंसर शीट होगी और आपका आंसर देखेगा। अगर मैच कर रहा है वो आपको नंबर देके आगे बढ़ जाएगा, उसके बाद बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता। लेकिन अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा, अगर उसे a² + b² + 2ab नहीं दिखाई दे रहा, तो वो फिर स्टेप देखेगा क्या है। तो बेसिकली कोशिश करो आपका आंसर जो बैलेंस शीट है, जो जैसे जर्नल भी सपोज करो आप बनाओ, ट्रायल बैलेंस बनाओ, तो उसमें नीचे आंसर मैच होता है कि भाई 3,30,000 है, 3,30,000 डेबिट क्रेडिट का है, वो देखेगा उसकी आंसर शीट में भी 3,30,000 है, वो आपको नंबर देके आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वो 3,30,000 मैच नहीं हुआ तो फिर वो सारे स्टेप को क्या करेगा, कंसिडर करेगा, और टीचर देखेगा कि कौन कौन से स्टेप पे आपको नंबर मिल सकते हैं और कहाँ कहाँ पे आपके नंबर कट सकते हैं। तो कोशिश करो जो मैथ के, अकाउंट्स के, या जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं उसके आंसर बिल्कुल एक्यूरेट होंगे ना, तो आपको मार्क्स देके टीचर आगे बढ़ जाएगा और आपको टाइम भी कम लगेगा। इसमें कुछ राम कहानी लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। बिल्कुल ठीक, समझ में आ रही है आपको बात। इसलिए ये 2.5-3 घंटे जो पेपर बनता है, बेसिकली वो ऐसे कहते हैं ये लोग कि वो 2.5 घंटे में या 2.25-3 घंटे में पेपर कवर हो जाता है, इस तरीके से ही वो बनाते हैं। अब बच्चों के नहीं हो पाते क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट को कंसिडर नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते। अकाउंट्स और मैथ का पेपर 2.25-3 घंटे में या 2 घंटे 30 मिनट में हो जाना चाहिए आपका, क्योंकि इस पेपर के अंदर कुछ भी अलग से लिखने की जरूरत है, जो पूछा है उसे बस वैसे ही बताना है। आपको अपना कोई अलग से कुछ ऐड करने की, प्लस करने की, माइनस करने की, जैसे हम थ्योरी में कर देते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको समझिए, इंप्लाइड एडजस्टमेंट को समझिए, सारी एडजस्टमेंट को समझिए और उसको एक ही बार में फ्रूटफुल करिए, ठीक है। चलो जी, ठीक है। देखिए अगली जो एडजस्टमेंट है बड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो ध्यान से समझना। देखो लिखा क्या है और उसको समझना। लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूडिंग एन एनुअल प्रीमियम ₹12,000 पेड, जो पेड का रखा था, अप टू 30 जून 2023। देखिए हमारा जो ट्रायल बैलेंस है ना वो 31 मार्च 2023 तक का है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमने 30 जून 2023 तक का 12,000 रुपए जो प्रीमियम बनता था हमारा नेक्स्ट ईयर का, उसमें 30 जून तक का, मतलब अप्रैल मई जून, मतलब 3 महीने का हमने एडवांस में पेड कर रखा है। मतलब इस 36,000 रुपए के अंदर है ना, हमने जो अगले साल का 3 महीने का, जो पूरे साल का जो बैठता 12,000, पूरे साल का कितना बैठता 12,000, उसका 3 महीने का अमाउंट हमने क्या कर रखा है, पेड कर रखा है। तो हम कैसे निकालेंगे, पूरे साल का कितना बैठता 12,000, 3 महीने का निकालेंगे 12,000 इंटू 3/12, तो कितना आ जाएगा 3,000। तो कैसे करेंगे, देखिए क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम था तो कहां पे आएगा, कितने 36,000। अगर हमने एडवांस में पेड कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये प्रीपेड क्या हो जाएगा, कितने रुपए, तो यहां आ जाएगा 30, और क्योंकि आपका प्रीपेड है तो यहां पे कितना आ जाएगा, क्लियर है। अब देखो अगर अब ये नहीं समझोगे या इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप 100% मान के चलो आप कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। तो ऐसी एडजस्टमेंट जो इंप्लाइड है, जहां पे कुछ
आपको दिखाई देगी यार कुछ अलग सी है, बार बार प्रैक्टिस करो और कोई तरीका नहीं है। ठीक है जी, चलो जी एक और एडजस्टमेंट देखते हैं जरा। रखा है क्वेश्चन में, क्या क्या रखा है आप समझिए। इंप्लाइड एडजस्टमेंट में एक और हम और एक दो कोशिश करेंगे जो क्वेश्चन के अंदर है। कह रहा है 10% एफडी ऑफ ₹6 लाख। हमने 6 लाख रुपए की एफडी कराई 1 जुलाई 2022 को। अब आप समझे यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन एफडी, तो इसका मतलब ये दोनों साथ में क्या है, कंबाइन है। ठीक है, और इस साल जो इंटरेस्ट मिला ना एफडी पे वो कितना मिला, 30,000। अब हमारे को देखना है कि हमारा इस साल का बेसिकली इंटरेस्ट कितना होता है, तो हम कैसे लिखेंगे 6 लाख रुपए, इंटरेस्ट रेट कितना है 10/100। अब जुलाई से देखो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इंटू 9/12 तो आएगा 45,000। कितना आएगा, मतलब इस साल हमारे को इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए था, लेकिन हमारे को कितना मिला, तो इसका मतलब 15,000 रुपए हमारा कौन सा इंटरेस्ट हो गया, एक्रूड इंटरेस्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लोन। ठीक है, कितने रुपए, 6 लाख रुपए। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे बाई इंटरेस्ट कितने रुपए, 30,000 प्लस एक्रूड इंटरेस्ट कितने रुपए, 15,000। यहां पे कितना आ जाएगा 45,000 और यहां पे आएगा बाई एक्रूड इंटरेस्ट कितने रुपए, 15,000। आई होप आपको सारी एडजस्टमेंट समझ में आई होगी। उसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट है किसी भी तरीके के एडजस्टमेंट में तो आप पूछ सकते हैं और कमेंट करके भी बता सकते हैं कि अगर आपको किसी एडजस्टमेंट में कोई डाउट है तो हम आपको अलग से वो एडजस्टमेंट भी हमारी सारी वीडियो देखेंगे तो आपको सारी एडजस्टमेंट क्लियर कट बड़े आसान तरीके से समझाई गई है। उसके अलावा कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे कोई भी अपना डाउट ले सकते हैं। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए एक और एडजस्टमेंट समझते हैं, आपके लिए स्पेशल एडजस्टमेंट है, जरा ध्यान से समझना। ये भी एक तरीके की इम्प्लाइड नॉन इम्प्लाइड दोनों तरीके इंक्लूडेड है। ठीक है ना, जरा ध्यान से समझना, थोड़ी सी ट्रिकी है। ऐसे करके एक एक जितनी भी ट्रिकी एडजस्टमेंट है ना, मैं कोशिश करूंगा जितनी भी ट्रिकी एडजस्टमेंट है उसकी वीडियो बना के अपलोड करूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखिए समझिए बात को, सिर्फ ट्रायल, देखिए मैं पूरा ट्रायल बैलेंस नहीं बना रहा, जो एडजस्टमेंट है जो समझानी है उसी की मैंने आइटम इसमें सिर्फ पुटअप करी है। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर वेजेस दे रखा है 23,000। ठीक है, आपको पता है वेजेस किधर आएगा, P&L में नहीं आएगा, कौन से अकाउंट में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में हमने डेबिट साइड में लिख दिया टू वेजेस कितने रुपए, 23,000। ठीक है, अब आगे का देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है फर्नीचर ऑफ कॉस्टिंग ₹45,000 वाज परचेज ऑन 1 जुलाई 2022। अब आपको है ना अलग से कोई फर्नीचर दे ही नहीं रखा ट्रायल बैलेंस में, अपने नया फर्नीचर खरीदा है। कह रहा है एक फर्नीचर ऑफ कॉस्टिंग ₹45,000 वाज परचेज ऑन 1 जुलाई 2022 बट इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। आपने इसे बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गए। एज पेमेंट वाज नॉट मेड फॉर इट, वेजेस ऑफ ₹5,000 वर पेड फॉर असेंबलिंग व्हिच हैव बीन डेबिट टू वेजेस अकाउंट। मतलब आपने 45,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा था जुलाई में, 1 जुलाई 2022 को, जिसको आप रिकॉर्ड करना बैलेंस शीट में भूल गए। ठीक है, रिकॉर्ड करना भूल गए। और साथ में क्या कह रहा है कि आपने है ना ये जो मशीनरी या ये क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा, इसको असेंबल करने के लिए 5,000 रुपए इस पे खर्च करे, लेकिन गलती से आपने उसे किसमें ऐड कर दिया, वेजेस अकाउंट में। आपको पहले भी बता रखा था जब हमने डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर पढ़ा था कि जब भी हम कोई एसेट्स खरीदते हैं और उसकी असेंबलिंग पे जो भी हमारा खर्चा होता है वो उसकी वैल्यू में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो बेसिकली क्या हुआ है यहाँ पे फर्नीचर एसेट साइड में लिखेंगे कितने रुपए, 45,000, कितना जो हमारे को बता रखा है क्वेश्चन में। लेकिन क्या कह रहा है, इस जो हमने वेजेस पेड करना ना 23,000, इसमें से 5,000 रुपए कौन सा इंक्लूड है, जो हमने इसके असेंबल पे खर्च करा। तो बेसिकली वेजेस में से वो असेंबल वाला माइनस कर दो, लेस क्या लिखेंगे इसको, बेसिकली वर्ड वेजेस ऑन असेंबलिंग, वेजेस ऑन असेंबल ऑफ फर्नीचर। ठीक है, कितने रुपए, 5,000 रुपए, ये माइनस कर लेंगे। यहां पे कितना आ जाएगा, 18,000 रुपए। अब ये जो असेंबल वाला है ना पार्ट, इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, असेंबल वाला ऐड कर देंगे 5,000 रुपए। तो हमारी जो फर्नीचर की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 50,000। इतना समझ में आ गया। अब इसमें आगे और क्या बोल रखा है, डेप्रिसिएशन वाला पार्ट भी कंसिडर कर लेते हैं। इसमें बोल रखा है इसमें डेप्रिसिएशन भी लगेगा, तो डेप्रिसिएशन कितने पे लगेगा, 50,000 पे लगेगा। तो 1 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च
9 महीने के लगेगा 50,000 का, सपोज करो 10% और इंटू 9/12 कितना होगा बताओ, कितना है डेप्रिसिएशन का रेट, इसमें डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, 10% है ना, तो ये आ जाएगा 3,750, ठीक है। तो इसमें से लेस हो जाएगा डेप्रिसिएशन, कितना 3,700, कितना बचा बताओ, 46,000, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन है तो यहाँ पे हम एक छोटा सा P&L आपके लिए बना देते हैं। यहाँ पे जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितना 37। क्वेश्चंस को दोबारा देखोगे ना तो आपको फर्नीचर जैसे अलग से ट्रायल बैलेंस में दे रखा था वो नहीं दे रखा, आपको क्वेश्चन में ही बता रखा है। फिर क्या कह रहा है, वेजेस जो इसमें इंक्लूड है वो भी किसके अंदर बता रखा है, एडजस्टमेंट के अंदर। अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो गलत हो ही जाएगा, खुद ही समझ में आ रहा है। तो ऐसी एडजस्टमेंट जो आप देखो, आपने क्वेश्चन पूछा, बड़ा सही पूछा सर, एक क्वेश्चन है सर फर्नीचर ऐसे खरीदा उसमें ये है वो है, अब आपको ना खुद क्लिक करिए यार ये नॉर्मल तो नहीं है। तो हमारे को जो ऐसी एडजस्टमेंट है ना उन्हीं को अच्छे से क्या करना है, कंसिडर करना है, उन पे दिमाग देना है और उनको देखना है कि किस तरीके से हमारे को इनका ट्रीटमेंट करना है, ठीक है जी।